तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डेथ स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 374 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपनी सारी तैयारियां कर ली होती हैं और बारी है लू फेंग का तो वो पर्पल क्लॉक को मारने के लिए। और यहाँ पे लू फेंग ने पर्पल क्लॉक पे बाउंटी भी लगा दिया था। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि पूरे की पूरे यांजी कॉन्टिनेंट में इसी का शोर शराबा चढ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ यांजी कॉन्टिनेंट में तो यहाँ पे कुछ ही एम्प्रेस थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसर और नॉर्मल अंडाइंग मौजूद थी। और उन सब के लिए 50 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स बहुत बड़ा रकम होता है, जिसकी मदद से तो वो सभी पागल हो गए थे। और यहाँ पे किन्हीं को फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस तो उन्हें उसका नज़र बनाना और उसके लोकेशन के बारे में बताना था। और यहाँ पे सब कोई पर्पल क्लॉक एम्पायर का हंट करना शुरू कर देते हैं और काउंटलेस अंडाइंग जो कि ह्यूमन कैंप से थे वो सब जगह सर्च करने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्हें यांग के बारे में नहीं पता था कि यांग इतना ज़्यादा अमीर हो सकता है। और यहाँ पे ये पब्लिक बाउंटी थी तो इसी कारण ये सब चीज़ लगा हुआ था। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे पब्लिक बाउंटी होने के बावजूद भी 1 दिन 2 दिन आधे महीना 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पर्पल क्लॉक का जरा सा भी न्यूज़ नहीं मिलता है। और लू फेंग यहाँ पे ऑलमोस्ट यांजी मेन कॉन्टिनेंट में अपने शिप के द्वारा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग को अभी तक पर्पल क्लॉक की लोकेशन के बारे में नहीं पता चला था और यहाँ पे सभी लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं मिल रहा था। और लू फेंग सोचता है क्या वो गायब हो गया है, क्या उसने मेन कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया है। और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कैसे भी करके पर्पल क्लॉक को बाहर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। पर्पल क्लॉक इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तो वो बात है उसे कहती लू फेंग, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को कहीं पे छिपा लिया है, लेकिन उसने बाद में तो कभी ना कभी अपने आप को दिखाना ही है। और यहाँ पे बैटल जो टावर में हुआ था वो बहुत ही स्कीम कर रहा था। यहाँ पे जब तक कोई आशा नहीं मिलता वो जब तक यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि उसने एम्पायर लिमिट गोल्ड कैंग पे भी अटैक कर लिया था और यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ वो डरने वाला नहीं है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। और फिर यहाँ पे मैं सीन चेंज कर ऑटमन कैंप के वर्चुअल वर्ल्ड के आयरन स्काई क्रैपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसमें कई सारे लेवल्स के हॉल बने हुए थे और इन्हीं लेवल्स के हॉल में से एक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल क्लॉक तो आसानी से बैठ के ठूस रहा होता है। और सडनली वहाँ पे 2 बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों कंप्लीटली फर में कवर होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही आंख होती है, दूसरा आंख लगता है किसी ने फोड़ दी है, जो का पार्ट उनके पास सिर्फ एक ही आंख मौजूद थी। अब दिखाया जाता है कि पहले वाले में से एक बीस्ट की एनर्जी निकल रही थी और वहाँ पे दूसरा लंबा था जो कि 8 मीटर सिल्वर ड्रॉप पहने बंदा था, उसके अंदर से बहुत सारे पेक्यूलर इनकार्विंग्स निकल रही थी। अब लंबा बंदा पर्पल क्लॉक से कहता है कि पर्पल क्लॉक, लगता है कि तुम बहुत रिलैक्स हो, तुम यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में रह के यहाँ के सारे डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे ह्यूमन कैंप से काउंटलेस अंडाइंग तुम्हें पागलों की तरह मेन कॉन्टिनेंट में ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरे वाले बंदे को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ 50 मिलियन का बाउंड्री रखा हुआ है, जो कि हमारे ऑटमन कैंप के 100 मिलियन इंडिगो जेम्स के बराबर है और ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये सुनकर पर्पल क्लॉक एम्पर को दिखाया जाता है जो कहता है ब्लड ब्रीस्ट एम्पर, हैवी एरो एम्पर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ? तुम दोनों तो सिर्फ 2 एम्पर लिमिट्स के यहाँ पे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे किसी से डर सकते हो मेन कॉन्टिनेंट में? तो ये सुनकर बीस्ट हंसते हुए कहता है कि पर्पल क्लॉक तुमने सही कहा, हम दोनों के रहते यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यांजी मेन कॉन्टिनेंट में हमसे लड़ सके, यहाँ पे कोई भी एम्प्रेस तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। तो इसके बाद टॉल मास्क बंदे को दिखाया जाता है जो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्पल क्लॉक उसके पीछे ही छिपा हुआ था और अगर कोई उस पर अटैक भी करता तो वो दोनों एम्प्रेस थे वो उसको बचा सकते थे।
और फिर आगे पर्पल क्लॉक कहता है कि जबकि उसने 50 मिलियन मेरे ऊपर बाउंड्री रखा है तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो ह्यूमन यांग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है और जब तक हम उसको मारेंगे तो यहाँ पे मैं दोनों को सरप्राइजली बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो दोनों एम्पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उन्हें भी पता था कि वो यांग बहुत ही रिच है, तभी तो उसने 50 मिलियन का उसके ऊपर बाउंड्री रखा हुआ है, ऐसे में कोई भी नहीं रखने वाला था। अब यहाँ बताया जाता है कि वो दोनों जो एम्पर होते हैं ब्लड बीस्ट और हेवी एरो, वो गोल्ड कैंग से भी ना तो कमजोर थे ना ही स्ट्रॉन्ग, समझ लो तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इस वक्त पर्पल क्लॉक ने उन दोनों को 5 बिलियन इंडिगो जेम्स दिए होते हैं, जो कि उसने जितना भी जमा किया था उसका 1/3 होता है। और यहाँ पे वो लोग अपना ही प्लान बनाने लगते हैं लू फेंग को मारने के लिए। और यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर पर्पल क्लॉक, ब्लड बीस्ट, हेवी एरो को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और हेवी एरो कहता है कि पर्पल क्लॉक, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उस बंदे ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा बाउंड्री क्यों रखा है, और अगर रखा है तो आखिर तुम अपने आप को कब शो करोगे। तो जिसके बाद पर्पल क्लॉक कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी मैं कमजोर हूँ। और वो कहता है कि उसे लगने दो कि मैं डरा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे पहले छिपा हुआ हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो अभी मुझे खोज पाए, इसलिए भी तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं बहुत लंबे अरसे तक गायब रहूँगा और सडनली आ जाऊँगा, जिसके कारण वो ह्यूमन कैंप के बंदा यहाँ पे मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे। तो ये सुनकर दोनों बंदे पर्पल क्लॉक की तरफ देख के कहते हैं, तो तुम अपने शिकार को अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हो। जिसके बाद ये सुनकर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत चाहिए। तुम दोनों के पास एम्पर लिमिट्स की पावर है, अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो तुम अपनी स्ट्रेंथ से उसको आराम से मार सकते हो। और जैसे ही वो मरेगा और जैसे ही हम उस पर अटैक करेंगे, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सुनकर ब्लड बीस्ट हंसने लगता है और कहता है कि सही कहा, अब मैं तुम्हारे इस अंदाज की रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसके बाद वो भी इसके लिए मान जाता है। अब इसके बाद पर्पल क्लॉक कहता है कि तुम लोग खुद को प्रिपेयर करो इस कॉन्टिनेंट में, मैं उसको अपने ट्रैप में फंसाऊंगा और जैसे ही वो आएगा मैं तुम दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम दोनों टेलीपोर्ट करके मेरे पास आ जाना। तो ब्लड बीस्ट कहता है ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग तुम्हारे यांजी कॉन्टिनेंट में इंतजार करेंगे तुम्हारे कॉल का। जिसके बाद वो सब खाने लगते हैं और हेवी एरो कहता है कि अब तो बंदा मरा हुआ ही समझ लो, क्योंकि उसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग पर्पल क्लॉक के न्यूज़ के बारे में सोच रहा होता है, तभी ट्रू यान का मेल उसके पास आ जाता है, जो कि यूजियांग माउंटेन में बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के वीरा प्लाइमर रीजन यूजियांग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टाफ उन दोनों के लिए हॉट पॉट टी लेके आया हुआ था। और लू फेंग भी अंदर आ जाता है और कहता है टीचर आप मुझे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रू यान को दिखाया जाता है, जो उस चाय को उठा के पीते हुए कहते हैं और वो स्माइल करके प्राउडली कहते हैं कि डिस्पल, ये जो चाय तुम्हारे अर्थ का है ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स को मैंने पिया है वो उसके कंपेरेबल है और उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। और इस टी को मैंने अपनी कलेक्शन में जमा करा लिया है और इसका प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है। अब लू फेंग कहता है कि जबकि आपने इसको लाइक किया है तो मैं अपने फैमिली से इसके लेटेस्ट ब्रीव को प्रिपेयर कर दूंगा और आपको और आपके प्राइमरी क्योस सिटी लीडर के द्वारा भेज दूंगा। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि चाय बेचने का धंधा पिंगहाई कंपनी का था। अब देखा जाए तो यहाँ पे MBA चाय वाला हर एक चीज़ चाय वाला चल रहा और इन्होंने तो स्पेस में भी चाय बेचना शुरू कर दिया है। लगता है MBA चाय वाले ने इसी जगह से इसका आइडिया लिया था कि चलो वो लोग स्पेस में चाय बेचे हैं तो मैं भी यहाँ पे धरती पे क्यों नहीं बेचूँ, ये जोक सपाट था। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ट्रू यान को, जो हंस कर कहते हैं कि ठीक है तुमने सही कहा। जिसके बाद वो यहाँ पे आने का कारण बताते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अपने यांग आइडेंटिटी से कई सारे एक्सपेंसिव गुड्स को बेचा है और यहाँ पे मैंने चेक करने के बाद ये जाना है कि तुमने बैटलफील्ड यांजी कंटेंट के सैक्रिफाइसल टावर से ट्रेस को लिया है। तो ये क्या ये न्यूज सच में ट्रू है? तो लू फेंग कहता है हाँ। तो ये सुनकर ट्रू यान भी शॉक हो जाता है, वो क्या तो क्या वहाँ पे मुसीबत भी है? तो लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि कुछ है लेकिन मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो ट्रू यान भी क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि वो तो अच्छा है, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में जानता हूँ और जबकि तुमने कहा है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत
पूछते हैं, जिसके बाद वो क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा वो ट्रेजर्स कितने का वर्थ है, आखिर तुमने कितना उससे कमाया। तो लूफेंग अपने टीचर से छिपाता नहीं और वो कहता है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट। तो ये सुनकर ट्रूयान भी शॉक हो जाते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। अब देखा जाए यानजी कंटेंट का जो ट्रेजर्स है वो टेंस ऑफ बिलियंस भी जाना इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन लूफेंग के पास जो ट्रेजर्स था इतना ज़्यादा हाई होगा उन्होंने भी नहीं सोचा होता है। तो लूफेंग स्माइल करता है, जिसके बाद हमें ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि सच में एक अच्छा डिस्पर्स मिला है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं डिस्पर्स, मैं तुम्हारी यानजी कंटेंट का जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम प्राउड नहीं महसूस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीचर सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये नहीं कि सिटी लीडर भी तुमसे सेटिस्फाइड होंगी, उनके पर्सपेक्टिव मेरे से बहुत ज़्यादा हाई है। तो लूफेंग कहता है कि मैं समझ गया। अब देखा जाए सिटी लीडर तो यहाँ पाइनिकल ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रेसेस में आते हैं, उनको सेटिस्फाइड करना इतना भी आसान टास्क नहीं है। वहीं पे ट्रूयान वो तो पाइनिकल पीक ऑफ द एम्पर लेवल अंडाइन में है और उनको प्लीज करना तो ऐसा आसान पड़ जाता है। और हमें बताया जाता है कि सिटी लीडर के सामने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स भी मेंशन करना वर्दित नहीं है, उनके सामने तो ये कुछ नहीं है क्योंकि वो तो वर्चुअल नस कंपनी के ही मालिक हैं और उनका एक ही अथॉरिटी लूफेंग के हर एक चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे कई सारी बातें होती तो मैं इसको स्किप करता हूँ जो कि ऐसे ही बकवास होती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं तुम पे बहुत ही उम्मीदें लगाए हुई हूँ इसलिए तुम इस पर खरा उतरना। तो लूफेंग भी कहता है यस टीचर। अब यहाँ पे जैसे ही क्लॉक भी लूफेंग के परफॉर्मेंस से शॉक हो गया था, यहाँ पे ट्रूयान भी उनके परफॉर्मेंस से शॉक हो गया था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और ट्रूयान थोड़ी देर तक बात करते हैं और ट्रूयान अपने लूफेंग के डिस्पल होने पे बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे होते हैं। और फिर लूफेंग अपनी वो सारी कहानी ट्रूयान को बताते हैं पर्पल क्लॉक के बारे में। तो ट्रूयान कहते हैं कि तुमने जो ये कहा मतलब ये हुआ कि पर्पल क्लॉक यहाँ पे बहुत ही स्कीमिंग और एविल है, उसने ऑलरेडी ट्रैप को सेटअप कर लिया होगा और जबकि उसने उस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया है मतलब ये हुआ कि वो छिपा हुआ है, वो तुमसे छिपा हुआ मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुमसे डर के मारे छिपा हुआ है, उसके पास जरूर ना कोई प्लान होगा। तो लूफेंग कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था लेकिन अभी तक उसने खुद को दिखाया नहीं है। तो ट्रूयान कहते हैं कि सब्र करो, उसमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम्हारा एनिमी भी स्ट्रांग होगा तो मैं बिलीव करता हूँ कि तुम उसे हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे में बताया जाता है कि ट्रूयान जैसा बंदा यहाँ पे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जब लूफेंग ने ट्रूयान को उसी पर्पल क्लॉक की कहानी के बारे में सुने होते हैं तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही बता दिया होता है कि पर्पल क्लॉक क्या करने वाला है, वो बहुत ही स्कीमिंग है, वो यहाँ पे कुछ न कुछ प्लान बना रहा था, इसलिए वो अपने डिस्पल लूफेंग को उससे अच्छे से डील करने के लिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो जरूर ना जरूर लूफेंग के लिए कोई ट्रैप सेटअप कर रहा होगा। और यहाँ पे वो जानता था कि लूफेंग के साथ कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन लूफेंग की भी स्ट्रेंथ को वो जानते थे कि लूफेंग कैसे कैसे सिचुएशन से बाहर निकल गया था। यहाँ पे ट्रूयान लूफेंग से कहते हैं कि तुम्हारी वीकनेस तुम्हारी स्ट्रेंथ में ही लाई करती है, इसलिए तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो लूफेंग कहता है कि मैंने भी अपने प्रिपरेशन को ऑलरेडी कर लिया है और मेरे पास तो कई सारे मिस्टीरियस स्ट्रिंग्स भी आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास 90% कॉन्फिडेंस है कि मैं एब्सोल्यूट गारंटी से उसे हरा सकता हूँ। अब यहाँ पे तभी वो बात ही कर रहे होते हैं, लूफेंग के पास 2 मेल और आ जाते हैं जो कि दोनों सेम नंबर से होते हैं। तो ये देखकर लूफेंग के सामने जो स्क्रीन होता है उस पर टैप करता है और उस मेल को ऑन करता है और वहाँ पे लिखा होता है कि और ये मेल एक ब्लैक आर्मर टॉल स्टडी बुल जायंट के द्वारा आई होती है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कीचियान रेस के वॉरियर पर्पल क्लॉक एम्पायर को ढूंढ लिया है और उसके कोऑर्डिनेट से, जिसके बाद उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। अब ये सुनकर लूफेंग खड़ा हो जाता है और कहता कि आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है। और लूफेंग उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, जैसे ही मैं उसको कंफर्म कर लूँगा मैं तुम्हें उसका रिवॉर्ड दे दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि पर्पल क्लॉक ने अपने आप को दिखा दिया। तो लूफेंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद ट्रूयान कहते हैं कि ये लाइफ और डेथ का बैटल है, यहाँ पर तुम्हारे पास एडवांटेज भी हो लेकिन तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए, जाओ मैं तुम्हारे अच्छे न्यूज़ का वेट करूँगा। तो लूफेंग स्माइल करता है और वहाँ से वायनिश हो जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यानजी कंटेंट के आइस केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल क्लॉक वहाँ पे आइस रॉक पे बैठा हुआ होता है, उसके पास अभी लार्ज और मिनी स्कैनर्स होते हैं और उसके पास जैनिंग एबिलिटी भी होती है जो कि शट ऑफ होती है। और इसी कारण ह्यूमन कैम्प का जो अंडाइंग बंदा होता है वो पर्पल क्लॉक को खोज पाता है,
जिसके बाद पर्पल क्लॉक कहता है कि मुझे तुमने खोज लिया, तुम्हें क्या लगता है एक ऑफिशियल लेवल का बंदा वो सच में मुझे खोज सकता था? मैंने तो अपने जैमिंग एबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया था। तुमसे मैं रिलाई करता हूँ कि वो यांग में ट्रैप में फंसेगा। अब दिखाया जाता है कि पर्पल क्लॉक वहाँ पे स्पेस रिपल को चेंज कर लेता है क्योंकि लू फेंग भी वहाँ पे आने वाला था। वो कहता है कि चलो वो बंदा मेरे ट्रैप में फंसने वाला है। अब दिखाया जाता है हमें 1000 किलोमीटर उसके दूरी पे, जहाँ पे लू फेंग वहाँ पे अपने सिल्वर विंग्स में आ चुका था और वहाँ पे लू फेंग आते हुए कहता है चाहू एम्पर इसके लिए शुक्रिया। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए तो इसके लिए मुझे फिर से देखना। अब यहाँ पे लू फेंग ऑर्डर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग बबाता को ऑर्डर करते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम स्कैन करते रहना क्योंकि यहाँ पे मैं पाइनेकल एम्पर नहीं हूँ और इसलिए मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉक कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा दूर है। जिसके बाद लू फेंग बबाता से कहता है कि बबाता क्या तुमने पर्पल क्लॉक को फाइंड किया है? तो बबाता भी लू फेंग से कहते हैं कि पर्पल क्लॉक यहाँ से 3201 किलोमीटर आइस केव में बैठा हुआ है और ऐसा लगता है कि उसने अपने स्कैनिंग डिवाइस को भी एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन उसने अपने जैमिंग एबिलिटीज़ को नहीं यूज़ किया हुआ है। वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा है। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि उसके पास ज़रूर न ज़रूर कोई प्लान होगा और हम दोनों ये जानते हैं हम दोनों इतने भी स्टूपिड नहीं, और जबकि हम दोनों ने प्रिपेयर कर लिया है तो इस फाइट को कोई भी नहीं टाल सकता है। अब देखा जाए तो लू फेंग भी इस फाइट के लिए कॉन्फिडेंस था, लेकिन यहाँ पे कभी कभी तो कॉन्फिडेंस भी किसी को डुबा देता है। अब दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता बबाता जबकि यहाँ पे रिपोर्ट एक्यूरेट है तो उस लकी ऑफिशियल को रिवॉर्ड भेज दूँ, और बबाता उस लकी ऑफिशियल को वो प्राइज भेज देती है। अब लू फेंग स्माइल करता और कहता बबाता हमने यहाँ पे पर्पल क्लॉक को खोज लिया है, चलो उसको ग्रीटिंग भेजते हैं। और हमें दिखाया जाता अलीना को जो कि लू फेंग उससे कहता है कि यहाँ पे हमें उस पर अटैक करना है जैसे कि हमने प्लान बनाया हुआ था। और वहाँ पे अलीना को दिखाया जाता है जो कि अपने मदर नेस्ट के सामने बैठी हुई थी और वो कहती यस मास्टर। और यहाँ पे सीन चेंज करके हमें 1000 किलोमीटर दूर केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर्पल क्लॉक बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे वो भी समझ जाता है कि लू फेंग आ चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि उससे लू फेंग को तो अपने झांसे और जाल में फंसाना था। अब दिखाया जाता है वहाँ पे लू फेंग को जिसमें से नमरस बग सोल्जर उसके मदर के नेस्ट के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और वहाँ पे कई सारे मिलियंस ऑफ टाइगर आर्मर किंग्स होते हैं। वहीं पे 5 लाख टाइगर आर्मर किंग्स, 2 लाख शैडो स्पीयर किंग्स, 2 लाख हंटिंग मैंटिस किंग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और दिखाया जाता है लू फेंग जिसका मिनी स्कैनर कंप्लीटली 20 किलोमीटर के एरिया को कवर किए होता। साथ में लू फेंग ने अपने स्पेस बैंड लॉक को भी यूज़ किया हुआ था। और दिखाया जाता है इसी के साथ लू फेंग अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और अलीना भी अपने अटैक को चालू कर देती है। अब यहाँ पे 2 वेव होने वाले हैं जहाँ पे अलीना ने फर्स्ट वेव को अटैक का शुरू कर दिया था। पहले वेव में मिलियंस टाइगर आर्मर बग्स को रिलीज किया जाता है और इसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है और दिखाया जाता है कि सभी वहाँ पे जाते हैं और एक ही झटके में वहाँ के पूरे माउंटेन रेंज को एक साफ कर देते हैं और वहाँ पे टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद वहाँ पे सेकेंड वेव का अटैक चालू हो जाता है और एलिना अपने कंट्रोल को रिलीज करती है और फर्स्ट वेव को बुला लेती है। जिसके बाद सेकेंड वेव को स्टार्ट करती है और सेकेंड वेव तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल था और एक ही स्लैश में वहाँ अटैक होता है जहाँ पे जितने भी चीज़ रास्ते में होते सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा कॉशियस है। जिसके बाद वो बाहर सब चीज़ स्कैन करने लगता है लेकिन सडनली वहाँ पे उसे टेरिफाइंग एनर्जी ब्लास्ट का महसूस होता है जो कि लाइट के स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पे वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से पहुँच रहा था और 3000 दूरी था। तो आखिर उसको पहुँचने में कितना ही टाइम लगेगा। और जैसे ही पर्पल क्लॉक उसको सेंस कर पाता अटैक उस पर बहुत ही पहले पहुँच चुका था। जिसको देखकर वो कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके वैनिश होना चाहता था और वहाँ से भाग जाता और दिखाया जाता है कि एक ठीक लेजर उस पूरे के पूरे एरिया को ही उड़ा देता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है, वहाँ पे चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि उन सारे बग्स का पावरफुल अटैक इतना ही ज़्यादा होता है।
और हमें बताया जाता है कि ये दोनों वेव्स जो हुए थे वो एक के बाद एक हुए थे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड में सब चीज़ हो चुकी थी। और इसके बाद लू फेंग अपनी क्वीन और सोल्जर्स को अपने अंदर रख लेता है और यहाँ पे फुल एक्सप्लोजन को हुए हुए सिर्फ एक ही सेकेंड होता है। अब देखा जाए पर्पल क्लॉक तो उसने भी इस टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस कर लिया था। वो इतना डर गया था कि उसने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था और वो एक दूर के कॉन्टिन वाले प्लेस तक टेलीपोर्ट कर देता है। और दिखाया जाता है उसको जो कहता है कि वो कितना टेरिफाइंग उसका अटैक था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कहता है कि जरूर उस ह्यूमन ने अपने पास टेरिफाइंग वेपन्स को लाया होगा उस ट्रेजर से निकाल के, जिसका जो एक्सप्लोजन था वो पाइनेकल एम्पर के एक्सप्लोजन जितना था। लकीली मैंने अपने एम्पर लिमिट्स के बंदे को इन्वाइट किया हुआ है और उसके यूजलेस अटैक मेरे पे काम नहीं करने वाले हैं। और दिखाया जाता है वो 10 सेकेंड तक वहीं फ्लोट करता है और फिर से वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और फिर सीन चेंज कर। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग फाइनली उसको मारने में सक्सीड हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पर पाइनेकल लिमिट के बंदे भी मौजूद हैं जो कि लू फेंग को मार सकते हैं और लू फेंग को उसे मारने में परेशानी भी हो सकती है। लेकिन लू फेंग भी कम नहीं है, उसने पॉइजन को भी खरीद लिया है, ब्लेड को भी खरीद लिया। तो देखते हैं क्या लू फेंग उसको फाइनली मार पाते या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।